तो हेलो एवरीवन, जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मांग का नियम क्या है। व्हाट इज़ दिस लॉ ऑफ डिमांड। क्या है मांग का नियम, किसे कहते हैं, और इसकी मान्यताएं पढ़ेंगे, इसके अपवाद पढ़ेंगे। और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते भी है मांग के नियम से कि मांग का नियम किसे कहते हैं, इसकी मान्यता लिखी है या इसके अपवाद लिखी है, 2 अपवाद लिखी है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, निबंधात्मक भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। मांग का नियम क्या है इसको हम पढ़ेंगे और पूरी इसकी व्याख्या करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल है, आपको पता ही है। तो आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी रिलेटिव वीडियो, इकोनॉमिक्स रिलेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चल दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जिन लोगों ने लाइक नहीं करा और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप तक जल्द पहुँच सकेगी। तो चल दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो मांग का नियम क्या है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम एकदम सिंपल है। ये मांग का नियम कोई वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा, किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के मध्य ये एक ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। क्या मांग का नियम, मांग का नियम क्या करता है कि कीमत और कीमत और मांग मात्रा के मध्य ये एक ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। वही क्या कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है। जैसे कीमत बढ़ने लगती है, जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ने लगी है, जैसे ये पेन है, ठीक है, जैसे इस पेन की कीमत बढ़ने लगी है, ये समझ ले 10 रुपये का पेन है, तो इस पेन की कीमत बढ़ गई 20 या 30 रुपये होगी, तो मैं इसको ख़रीदना कम कर दूंगा, इसकी मांग मात्रा कम हो जाएगी। जैसे इस पेन की कीमत घटेगी 20-30 रुपये से वापस से घटेगी, 10 रुपये होगी, 5 रुपये होगी, तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मांग का नियम ये क्या कहता है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। यही क्या कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है। तो हम मांग का नियम क्या है इसको समझते हैं। नियम क्या है, मांग के नियम को पढ़ते हैं। अन्य बातें समान रहने पर, कौन कौन सी अन्य बातें, जो कीमत को छोड़कर कीमत और मांग मात्रा के मध्य एक ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। कीमत और मांग मात्रा के मध्य एक ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उपभोक्ता क्या करेगा, उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि करेगा। कीमत में कमी होगी तो उसकी मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर कीमत में वृद्धि होगी, कीमत बढ़ेगी किसी वस्तु की, तो मांग क्या कर देगा, उसकी कम कर देगा। तो यही है, अर्थात कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उपभोक्ता मांग मात्रा में वृद्धि करेगा तथा कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप मांग मात्रा में कमी करेगा। कीमत में कम हुई तो उपभोक्ता क्या करेगा, मांग मात्रा में वृद्धि करेगा, और कीमत में वृद्धि हुई तो मांग मात्रा में क्या करेगा, कमी करेगा। तो ये है मांग का डायग्राम, मांग के नियम का ये है डायग्राम। आप इसको देख लेना। इस P1 है और P0 है, तो ये कीमत घटी तो मांग मात्रा बढ़ गई। ये इस तरह का डायग्राम है, यहाँ पर कीमत और मांग मात्रा को दर्शाया गया है। अब ये डायग्राम की व्याख्या है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। कि मैंने यहाँ व्याख्या करी है, ये व्याख्या आप नीचे उतारना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा है, ठीक है। तो व्याख्या क्या है कि OX पर वस्तु की मांग मात्रा, ये OX पर है, ये O और X पर हमने क्या वस्तु की मांग मात्रा को यहाँ दर्शाया, और OY अक्ष पर वस्तु की कीमत, ये OY अक्ष पर हमने वस्तु की कीमत को दर्शाया है, PP मात्रा Q, ठीक है। फिर एवं D, ये D है ना, D ये मांग वक्र है, ये D मांग वक्र है जो कीमत और मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। OX पर हमने वस्तु की मांग मात्रा को दर्शाया है, OY अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया है। D मांग वक्र है जो कि कीमत और मांग मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ये क्या कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है। ये इसका डायग्राम है, तो ये डायग्राम की मैंने व्याख्या कर दी। आप व्याख्या इसको नीचे उतार लेना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इस मांग के नियम की मान्यता क्या क्या है। तो मांग के नियम की मान्यता क्या क्या है। मान्यता यानी हम जब मांग का नियम पढ़ रहे थे तो हमने लाइन पढ़ी थी कि अन्य बातें समान रहने पर। कौन कौन सी अन्य बातें, तो ये वही सारी अन्य बातें हैं, ठीक है। मांग का नियम की सारी वही है। तो ये इसकी मान्यता है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं इनकी मान्यता। पहली है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की किस्म यानी क्वालिटी, वस्तु की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता अधिमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता अधिमान यानी उसकी फैशन, आदत, रुचि, ये वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता अधिमान। तो उपभोक्ता अधिमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भविष्य में कीमत परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए।
संबंधित वस्तुओं की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और जलवायु परिवर्तन की भी कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये 6 इसकी मान्यता है। अब इसको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं कि मांग के नियम की 2 मान्यताएं लिखिए, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर निबंधात्मक आता है तो आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तब इसके हम अपवाद की बात करते हैं। इसके अपवाद क्या है? तो मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं? तो अपवाद जो हमने मांग का नियम पढ़ा, तो अपवाद इसके अपोजिट होते हैं। मतलब अपवाद जो मांग का नियम कह रहा था, तो ये उससे अलग होएगा। अपवाद यानी अपोजिट, ठीक है। तो इसका जो पहला अपवाद है वो है जीवन रक्षक वस्तु है या अनिवार्य वस्तु है। जिसका पहला अपवाद है जीवन रक्षक वस्तु या अनिवार्य वस्तु है, क्या होती है वो पढ़ते हैं। जीवन रक्षक वस्तु है की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मतलब जीवन रक्षक वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मांग का नियम क्या बोल रहा था कि कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी? घटेगी, ठीक है। अगर कीमत कम होगी तो उसकी मांग क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर सबसे अलग है। अपवाद यानी इसका उल्टा। तो अनिवार्य वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कीमत में कितना भी वृद्धि हो जाए लेकिन लोग उसको खरीदना बंद नहीं करते। अब अनिवार्य वस्तु के अंदर कौन कौन सी वस्तु आती है? तो भोजन, पानी, दवाई। जैसे दवाई की कीमत में कितनी भी वृद्धि हो जाए लेकिन लोग उसको खरीदना बंद नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए वो यही तो है, एक रास्ता है दवाई। तो वही क्या कहलाती है? अनिवार्य वस्तु कहलाती है। ये इसका क्या है? अपवाद है। कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका ये पहला अपवाद है। अब दूसरा अपवाद पढ़ते हैं। दूसरा अपवाद है इसका पटिष्ठता की सूचक। पटिष्ठता की सूचक ये है, ठीक है। प्रतिष्ठता की सूचक, इस अपवाद की व्याख्या प्रोफेसर वेबलन ने की है, ठीक है। प्रतिष्ठता की सूचक जो अपवाद है इसकी व्याख्या प्रोफेसर वेबलन ने की है। इनके अनुसार ये बोलता है, ये बोलते हैं कि वस्तु प्रतिष्ठता की सूचक होती है। उनकी मांग तभी बढ़ती है जब उनकी कीमत अधिक होती है। जैसे सोना, चांदी। अब जैसे ही सोने या चांदी की कीमत में वृद्धि होगी तो लोग उसको खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे लेकिन उनकी मांग क्या होगी? ज़्यादा बढ़ेगी। तो वही क्या कहलाती है? प्रतिष्ठता की सूचक वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। जैसे हीरा भी एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। फिर तीसरा अपवाद है अज्ञानता। कई बार क्या होता है कि उपभोक्ता क्या करता है कि किसी कोई कम वस्तु है ना, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, तो उस वस्तु की कम कीमत है तो उसको कम महत्वपूर्ण समझता है। अज्ञानता के कारण कई बार उपभोक्ता क्या करता है कि किसी वस्तु की कम कीमत को कम महत्वपूर्ण समझता है। मैंने यहाँ अंडरलाइन भी करा है, ठीक है ना। तथा उस वस्तु की क्या करता है? फिर मांग भी वो क्या करता है? कम करता है। जैसे मैं एक शॉप पे गया, एक दुकान पे गया, वहाँ पर मुझे बैग लेना था, स्कूल बैग। तो वहाँ पर मुझे 2 बैग दिखाए। एक दिखाया 300 रुपये का, एक दिखाया 500 रुपये का। मैंने सोचा कि 500 रुपये वाला बैग ज़्यादा महंगा है तो इसमें क्वालिटी भी ज़्यादा होगी। तो मैंने क्या करा? ज़्यादा कीमत वाली को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया। तो मैंने क्या करा? वो अधिक कीमत वाली वस्तुओं को मैंने अधिक महत्व दिया। वो 500 रुपये वाले बैग को मैंने खरीदा कि कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप मैंने उसकी मांग क्या करी? बढ़ाई। मैंने उसको खरीदा, ठीक है। तो मांग का नियम इसके अलग बोलता है। मांग का नियम बोलता है कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। लेकिन ये अलग बोलता है। अपवाद जो इसके अपोजिट होता है। अब हम चौथा अपवाद पढ़ते हैं। तो इसका चौथा अपवाद है ग्रिफिन का विरोधाभास। इसका चौथा अपवाद है ग्रिफिन का विरोधाभास। ग्रिफिन वस्तु से तात्पर्य घटिया वस्तु से होता है। ग्रिफिन के अनुसार घटिया वस्तु की कीमत व मांग के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। ग्रिफिन के अनुसार ये बोलता है कि कीमत और मांग के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है, ठीक है। धनात्मक संबंध पाया जाता है अर्थात वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उसकी मांग भी क्या करेगा? कम करेगा। अगर ग्रिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, जैसे डालडा की ज्वार बाजरा। जैसे मैं आपको बताऊं, डालडा की ग्वार, तो इनकी कीमत कम हुई तो मैंने क्या कर दिया? इनकी मांग भी मैंने क्या कर दी? कम कर दी कि नहीं घटिया। जैसे डालडा घी है, डालडा घी की क्वालिटी कम है, जैसे इस घी की कीमत कम हुई तो मैं इसको कम खरीदूंगा क्योंकि पता है घटिया होगा, इसलिए डालडा की ग्वार बाजरा आदि। तो ग्रिफिन वस्तुओं का जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ बना रखा है, तो नीचे बना रखा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये कीमत और मांग मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है, जिससे डालडा की ग्रिफिन का विरोधाभास। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, आप यहाँ पर लिखना है, इसका डायग्राम यहाँ पर बनाना है, ठीक है, इसके नीचे। फिर 5वां जो अपवाद आता है वो आता है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना।
भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना होती है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो भविष्य में और अधिक उस कीमत की वृद्धि होगी। अगर किसी वस्तु की अभी कीमत ज़्यादा है तो भविष्य में तो और उसकी कीमत अधिक होगी। तो उस वस्तु की मांग भी क्या होगी, वर्तमान में क्या होगी, अधिक होगी। कीमत बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, वर्तमान में भी बढ़ेगी तो उसकी मांग भी वर्तमान में क्या होगी, अधिक होगी। यही था मांग का नियम।